नमस्कार, लाइव सिटी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए, उसके बाद से लगातार चूंकि उसमें कांग्रेस हारी और तमाम जो इंडिया गठबंधन है, उसके बिखराव की बातें हुई, तो हार के कारण क्या थे, उन तमाम कारणों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। उसी बीच में एक रिपोर्ट आती है एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 2 वर्षों में देश में हेट स्पीच की जो है वो संख्या यानी उसके मामले काफी बढ़े हैं, यानी 2 वर्षों में 45% से अधिक जो है वो मामले जो हेट स्पीच से बढ़े हैं। उसमें कई राज्यों का जिक्र है, उन राज्यों में राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है। अब जाहिर सी बात है कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और वो परिणाम जो है वो कांग्रेस और महागठबंधन के लिए अनुकूल नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुद्दा बन रहा है और इस पर वो ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से ऋषि मिश्रा जी हैं, बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं। सबसे पहले ऋषि जी आपसे, ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई उसमें कई राज्यों का जिक्र है, उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। जाहिर सी बात है कि अभी वहां चुनाव हुए, उसके परिणाम आए, परिणाम आप लोग के अनुकूल नहीं आए। आप लोग एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों? नहीं, एनसीआरबी के रिपोर्ट्स पे सवाल मैं नहीं खड़े कर रहा जी। फैक्ट्स जो है एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा था। देखिए, इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, हार जीत के बहुत सारे कारण होंगे, मैं किसी एक कारण पे नहीं फंसना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 2 वर्षों में जो एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है, ऑल ओवर इंडिया 45% का इंक्रीज है। मतलब पूरे देश में 45% हेट स्पीचेस का रेट बढ़ा है। मध्य प्रदेश में 191%, 138% और आपको जाके राजस्थान में। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हेट स्पीच का कहीं ना कहीं समाज में इंपैक्ट तो होगा। वो सही इंपैक्ट है या फिर गलत इंपैक्ट है, मैं उसके बहस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर हेट स्पीच होता है, किसी वर्ग के विरुद्ध में कोई भी स्पीच होता है, कोई भी एक्शन होता है, तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है। मैं उस ओर इंगित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या सूट करते हैं। आखिर में चुनाव के मौसम में हेट स्पीच हो या किसी और तरह का भी मुद्दा हो, समाज को बांटने का सबसे ज्यादा फायदा किसी एक पार्टी को होता है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज को एंजॉय करती है, और वो सिर्फ एंजॉय नहीं करती है, इनफैक्ट लोकसभा के अंदर अपने साथी सांसद को धर्म के नाम पे जो गाली देने का काम करता है, वो तो भाई भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और उसको चुनाव से पहले एक राज्य का इंचार्ज बना दिया जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि माहौल ऐसा बने कि समाज में लोगों के आपसी बीच में प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है उसको हम खत्म करें और एक वर्ग का वोट लें। तो हमारा एनसीआरबी के तरफ जो मैं बोल रहा था, एक छोटा सा इशारा है कि कहीं ना कहीं हेट स्पीच का भी रोल भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ में रहा है। ग्रोथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां का भी रिजल्ट आया है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ गया है, और मेरा मानना है कि उसमें हेट स्पीच का भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। ऋषि जी, आप हेट स्पीच की बात जब कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में हेट स्पीच जो है वो छत्तीसगढ़ में उसकी संख्या जो है वो कम है। चुनाव तो वहां भी हुए, बीजेपी वहां भी जीती। हाँ, तो मैंने तो कहा ना कि जीत हार का बहुत कारण होंगे, और भी कारण होंगे, लेकिन हेट स्पीच का भी कहीं ना कहीं रोल तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी समाज के विरुद्ध में बोलता है तो उसका असर तो होता है। मैं आपको एक सर छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक सेंट्रल के मिनिस्टर है, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, वो बहुत लंबे मिनिस्टर हैं। जब भी पटना आते हैं, अपने मंत्रालय के बारे में साढ़े 9 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया है कोई बहस नहीं करते। एक लाइन उन्होंने अपने मंत्रालय के बारे में अब तक नहीं बताया है कि बिहार के लिए, कम से कम छोड़ दीजिए बिहार,
अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने 9.5 वर्षों में अपने मंत्रालय के द्वारा कौन सा काम किया है आज तक नहीं बताए। लेकिन एयरपोर्ट पे उतरते हैं हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, इसी के इर्द गिर्द वो सवाल खड़े करते रहते हैं। आखिरकार उनका मकसद क्या है? सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, ओथ पर हैं, संविधान के ओथ पर हैं, लेकिन अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बोलते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में वो जरूर बोलते हैं, और हर रोज बोलते हैं जब भी वो पटना उतरते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को फायदा है। जी प्रेम जी, जिस समय ऋषि जी बोल रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता है कि इन लोगों को जिस प्रकार से चुनाव में हार हो रही है, तो हार से बौखलाहट में आकर के कोई भी मामला होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना। लेकिन इन सब चीजों का शुरुआत किसने किया है, किसके कारण ये सारे हेड स्पीचेज जो ऐसे हुए हैं, ये तो देखना पड़ेगा कि जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री के लिए, तो किन लोगों ने कहा था, जिनको लग रहा था कि हमारा जो ऐसे कुर्सी खतरे में पड़ गया, अब मोदी जैसा व्यक्ति आ गया जो करिश्माई व्यक्ति है, जिसके नाम पर लोगों का इतना बड़ा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो उनको जो है चाय बेचने वाला कहना कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकता है। चाय जरूर जो है दुकान हम खुलवा सकते हैं। कभी नीच की शब्द की संज्ञा देना, प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बातें बोलना, ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना जिससे अपमान हो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। और किस प्रकार से मोदी सरनेम को लेकर करके और किस प्रकार के बातें कही गई, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका मोदी सरनेम है, उस सरनेम के लेकर करके कैसी कैसी और किस प्रकार की बातें गई कि अदालत ने भी संज्ञान लेने का काम किया। तो हेड स्पीचेज किसने शुरू किया? कभी इस प्रकार का शब्द जो है लंबे समय तक तो कांग्रेस का शासन रहा है, लंबे समय तक उनके प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग, लड़ाई होती है, राजनीतिक बातें होती है, हमें अपनी अपनी बातों को रखेंगे, आपके नाकामियों को गिनाएंगे, हम अपनी जो है बारे में जनता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इन सब बातों को रखने का काम करेंगे। लेकिन इस प्रकार की बात कर करके जनता के बीच में उसको अपमान करना, ये किसने शुरू किया, किस लिए शुरू किया? उनको नहीं लग रहा था कि एक समाज का अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जो गरीब परिवार से आता हो, पिछड़ा वर्ग से आता हो और वो देश की कुर्सी पर बैठे, ये सहन नहीं हो रहा। इसलिए तो इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया उनके बारे में। अरे प्रधानमंत्री तो जनता बनाती है, सत्ता तो जनता देती है, जनता की इच्छा होगी और जनता के लिए जो सेवा करेगा, कार्य करेगा, बेहतर काम करेगा, उसको पसंद करती है। लेकिन इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना, और इसी का नतीजा है कि जनता जो है देख रही है इन सब चीजों को, जनता इन सब चीजों को पसंद नहीं करती है। इसलिए आज जो है जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी भाषाओं का और इनके कारण जो है इस प्रकार का रिजल्ट दिया है। और काम पर, मोदी जी के बेहतर काम पर उनके ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास पर जो है लोगों ने मोहर लगाने का काम किया है, उसको और मजबूत करने का काम किया, उसको और पक्का करने का काम किया। हमारे साथ विनय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो तमाम चीजों को इन्होंने भी देखा है। विनय जी, हेट स्पीच की बात यहाँ पे हो रही है और जिस तरह से ऋषि जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव में ये प्रभावित हुआ, क्या हेट स्पीच इस तरह से प्रभावित करता है कि पूरा चुनाव उससे इफेक्ट हो, उससे चुनाव जीता जा सके? देखिए, हेट स्पीच एक गंभीर मामला है देश में, और सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले दिनों इस पर काफी लंबी चर्चा हुई थी कि खास करके दूरदर्शन के डिबेट में भी हेट स्पीच को बढ़ावा मिलता है, डिस्कशन में जो रखा जाता है उसमें बढ़ावा मिलता है। तो हेट स्पीच जो है, आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र में रहना है, वहां आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप
देख रहे होंगे कि इन दिनों क्या हो रहा है कि हर पार्टी उसका उपयोग कर रही और अपने फायदे के लिए। नहीं कर सकती का कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए और इस पर लगाम लगना चाहिए। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको अच्छा नहीं माना जाएगा और एक मर्यादा में बातचीत होनी चाहिए। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा बिहार में ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से जीतन राम मांझी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, तो अच्छी बात नहीं। कोई परंपरा में, कोई जो संविधान में, जो जिसको लोकतंत्र में आस्था है, उस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तमाम दलों के बड़े नेताओं को इस पर सोचना चाहिए, इस पर एक निर्णय लेना चाहिए और एक मर्यादा के तहत चीजों को रखना चाहिए। आप मर्यादित ढंग से, आप अटल जी को देखिए। अब एक हम आपको कहानी सुना देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर है। उन्होंने एक संदर्भ में पार्लियामेंट में कहा अटल जी ने कि भाई कांग्रेस के आधे सांसद झूठ बोलते हैं। अब लोगों ने, उसमें से कांग्रेस के एक सांसद खड़ा हुए, बोले कि भाई ये आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के आधे सांसद झूठ बोलते हैं। तो अटल जी ने कहा कि भाई हम वापस लेते हैं अपनी बात, कांग्रेस के आधा सांसद झूठ नहीं बोलते। अब सोच लीजिए। और उसके बाद ठहाका लग गया। तो चीजों को किस तरह से वो रखते थे, किसी को आपत्ति नहीं होती थी। और बहुत कठिन से कठिन बात लोग को कह देते थे, कठिन से कठिन चीजों को बिना पार्लियामेंट में। आप देखेंगे कि कभी पूरे इतिहास में, देखिए पार्लियामेंट के इतिहास में, कभी अटल जी बेल में नहीं गए, लेकिन कठिन से कठिन चीजों को सरकार के खिलाफ बोलते थे और सरकार को कटघरे में लाते थे। तो कहीं न कहीं, चाहे कि पार्लियामेंट हो, चाहे राज्यसभा हो या विधानसभा, आज देखिए क्या हो रहा है कि विधानसभा में या लोकसभा में अमर्यादित बातें हो रही, जिसके कारण कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि स्पीकर को एडजॉर्न करना पड़ता है कार्रवाई, क्योंकि चला नहीं सकते हैं, व्यवस्थित नहीं रहता है, सदन व्यवस्थित नहीं रहता है, तो आप चला नहीं पाएंगे। तो दोनों विधायक रहे हैं वहां भी, विधानसभा में ही लोग देखते होंगे कि भाई किस तरह से कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप करते करते, चूंकि अब विधानसभा में तो इन लोगों को एक है, विशेषाधिकार प्राप्त है, या संसद में विशेषाधिकार प्राप्त है कि संसद के अंदर कही गई बातों पर कोई कोर्ट उस पर निर्णय नहीं कर सकता है, कोर्ट में उसको ले जाया नहीं जा सकता। ये विशेषाधिकार इन लोगों को है, इसलिए वो नहीं होता है। लेकिन वहां भी मुझे लगता है कि विधानसभा या संसद में भी एक मर्यादित जी ढंग से लोगों को चीजों को रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ हो, किसी धर्म संप्रदाय की जो मान्यता है उसके खिलाफ हो। इन बातों से मुझे लगता है सभी को बचना चाहिए। जी ऋषि जी, आपने इस पॉइंट को जब उठाया कि कहीं ना कहीं चुनाव में हेट स्पीच का इस्तेमाल हुआ और हेट स्पीच हुए, और आप एनसीआरबी के जो डेटा है वो डेटा भी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में जो है उसके मामले बढ़े हैं। 2 वर्षों में 45% के मामले बढ़े। अगर चुनाव की बात की जाए, अगर आपने जैसे कहा कि बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है, तो क्यों नहीं जनता के मन में आप लोगों की तरफ से ये चीजें पैदा की जाती है कि जो कहा जा रहा है वो गलत है? आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? 2014 का जब हुआ तो चुनाव हुआ था, मोदी जी किस नाम पे वोट मांग रहे थे? लोगों को नौकरी देंगे, किस नाम पे वोट मांग रहे थे कि हम आपके जेब में, हर एक व्यक्ति के जेब में 15-15 लाख रुपया देंगे। कभी उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सरकार बनने के बाद, आप 2014 के बाद हिस्ट्री देखिएगा जी, मोदी जी हो, काम किया है, उसके नाम पे कब वोट मांग रहे थे? हेमंत बिश्व शर्मा आसाम से आके चुनाव मांगते जाते हैं वोट मांगने के लिए, किस नाम पे वोट मांग रहे थे? उज्ज्वला योजना के नाम पे वोट मांग रहे थे, महंगाई के नाम पे वोट मांग रहे थे, युवाओं को जॉब देने के नाम पे वोट मांग रहे थे। किस नाम पे वोट मांग रहे थे? इसी पे। यही जो मैंने कहा ना आपसे, हेट स्पीच पे। और अभी हम लोगों पे आरोप, रामजादे का शुरुआत किसने किया था सर? कहते हैं और लोग ठहाका मार के हंस रहे थे। उस समय इन लोगों को याद नहीं आ रही थी कि वो भी एक महिला है। आज ये लोग जो बात करते, तो देखिए होता क्या है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, जनता पार्टी के सांसद क्या क्या नहीं बोलते, कोर्ट से बोलते, अच्छा किया। कई सांसद हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अरे आप सर इसको अच्छा नहीं मानते, कम से कम
4 दिन के लिए तो कहीं कुछ नहीं, छोटा सा रिएक्शन दिया, खत्म। अभी 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, कोई एक्शन नहीं, ओम बिरला जी चुप, स्पीकर हैं साहब वहां के। इसलिए मेरा कहना है कि हेट स्पीच के कारण भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन समाज का बंटवारा हो रहा है, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं। वोट के समय भी 1% हो, आधा परसेंट हो, 2% हो, फायदा हो जाता है। 2% का ही तो मार्जिन है राजस्थान में, 49 और 39%, 41। और अमित शाह जी राजस्थान चुनाव में जाके कर रहे थे कन्हैया लाल कर रहे थे सर, और आधी बात कर रहे थे। एक्चुअल फैक्ट क्या था वहां पे? कन्हैया लाल की हत्या के बाद 4 घंटे के अंदर लोगों को, जो भी सस्पेक्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में केस ले लिया। जब एनआईए ने अपने हाथ में केस ले लिया, तब तो फिर अमित शाह जी को ना जवाब देना है, लेकिन उन्होंने नाम तो लिया है एक मीटिंग में। मोदी जी भी नाम लेते थे, कन्हैया लाल का हत्या हो गया, कन्हैया लाल का हत्या हो गया। काम के बारे में कहां बात कर रहे थे? ये सिर्फ इसी चुनाव की बात नहीं है, 2015 में क्या हो रहा था, यही सब हो रहा था। धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे। मैंने वही सवाल किया आपसे, मैंने वही सवाल किया था आपसे कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं 2024 के चुनाव में जब ये लोग जाएंगे तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे। मैं वही सवाल कर रहा था कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अगर समाज बांट रही है, तो आप लोग उस समाज को जोड़कर क्यों नहीं रख पाए? पहले आपके सवाल के जवाब या आपके आरोप के जवाब मैं प्रेम रंजन से ले लेता हूं। पटेल जी, जिस तरह से अभी ऋषि जी कह रहे थे कि ठीक है, चुनाव में हेट स्पीच ने बड़ी भूमिका ना निभाई हो, लेकिन समाज को आप लोग बांट रहे हैं धर्म के नाम पे। इस काम को किसने किया है? अब तक जो है लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण एक खास वर्ग के वोटों को रिझाने के लिए, उनको अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या नहीं किए, और किस प्रकार से जो है राम मंदिर का मामला जो है था, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक, और उस मंदिर के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करना, कोर्ट में राम को काल्पनिक कहना, उनके बारे में हलफनामा दायर करना सरकार के द्वारा, ये क्या जो है दर्शाता है? किन सब चीजों को दर्शाता है? किस लिए जो है आप रोक रहे हैं? क्या भगवान राम का जन्म अगर किसी पाकिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, या कोई अन्य देशों में हुआ था क्या, कि भारत में ही जो है भारत की संस्कृति के वो घोतक है, और उनके बारे में जो है इस प्रकार की बातों को करना, किस लिए करना? ये जो है धार्मिक भावनाओं को पूरी तरह से ठेस पहुंचा करके एक खास वर्ग के वोट के लिए जिस प्रकार से जो है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके किया है, ये अपने आप में मिसाल है। इसीलिए हेड स्पीचेस दे करके और उस प्रकार की भावना को अपने पक्ष में करना, लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनको मैं तो करा हूं इस प्रकार की बातें करना। अब किस प्रकार से जो है कहा गया था कि भाई सच्चर कमिटी ला करके और मुसलमानों को देश के संसाधनों पर पहला अधिकार बनाने की बात करना, ये क्या दर्शाता है? किस प्रकार से जो है यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों को किस प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। ऐसी भावनाओं को घेर करके और केवल जो है सत्ता में बने रहना। अरे कुर्सियां तो आती जाती रहेगी, सत्ता में आप जो है आ रहे हैं, लेकिन कम से कम समाज को मत तोड़िए, देश को मत तोड़िए। किस प्रकार से जो है कश्मीर के अंदर में धारा 370 और 35 से लगा करके भारत के अभिन्न अंग बनने से रोकने का काम किया गया, और कहा जाता था कि कभी भी किसी भी कीमत पर धारा 370 कोई हटा भी नहीं सकता है। आज जो है कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम इस सरकार ने किया है। तो सरकार जो आपने समस्याओं को खड़ा करने का काम देश में किया था, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी कारण से विचलित होकर करके इनको लगता है कि देश के अंदर में जो समस्याएं थी अब तक हमने पैदा किया था, उन समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसलिए मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मोदी लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं और मोदी के प्रति समर्थन मिलता जा रहा है। इसी कारण से जो है इस प्रकार की हेड स्पीचेस जो है इनका करना, और इसका रिएक्शन भी हो रहा है समाज के अंदर में। इस कारण से जो है अभी चुनाव
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राजस्थान में तो पता चल गया, और आने वाला समय में भी इनको पता चल जाएगा। इसलिए मोदी के खिलाफ जितना ये लोग बोलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कभी रोजगार की बात करते हैं, कभी वायदे की बात करते हैं। अरे हम वायदों को पूरा नहीं करते तो मोदी को इतना जन समर्थन कैसे मिलता? अगर 14 में 17 करोड़ वोट आता है तो 19 में 23 करोड़ वोट आता है। हमने जो है 28 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हम कई प्रकार की योजनाओं का लाभ देने का काम किया है, जो आज तक कभी आजादी के बाद सोचा नहीं गया था। जिन परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, 80 करोड़ लोगों को हम गरीब कल्याण के तहत हम अनाज देने का मुफ्त में काम कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने का काम किए। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम किए। 10.5 करोड़ से अधिक लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया देने का काम हमने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में इज्जत योजना के तहत शौचालय निर्माण कराने का काम किया है। 4 करोड़ से ज्यादा घरों में जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, हमने जो है सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का काम किया। तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ हम जब दे रहे हैं तो इनको लग रहा है कि सारी समस्या का तो समाधान कर रहे हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मोदी का जन समर्थन मिलता जा रहा है। इसलिए जो है इस प्रकार की स्पीचें देकर करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन देश का भ्रम से बाहर निकल चुका है। इनकी कोई स्पीचेज का लाभ नहीं हो रहा है। जितना ये बोलते हैं मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, उतना ही समर्थन बढ़ता जा रहा है। जी ऋषि जी। दीपक जी, लगता है कि हेट स्पीच क्या होता है, इसका मतलब अब तक इनको समझ में नहीं आया। मैं जो बोलना चाह रहा था शायद बात नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेम रंजन जी जो बोल रहे थे कि हम एक वर्ग के लिए काम करते हैं, तो क्या 14% 15% वोट से सर हमारी सरकार बन जाएगी? ऐसा हो सकता है कि 14% वोट हमको मिल जाए उससे हमारी सरकार बन जाए? ऐसा है? हम लोग समाज के हर एक वर्ग के लिए काम करते हैं, समाज के सब वर्ग को साथ लेके। प्रेम रंजन जी बहुत कुछ बोल रहे थे, मोदी जी का इमेज, मोदी जी का काम, लेकिन काम के बारे में 2 चीज बता पाएंगे, उज्ज्वला योजना और गांव गांव में हमने भाई बहुत बिजली पहुंचा दी। 2 काम बता पाए। अगर बनेगी तो हम 500 रुपए में गैस देंगे। सर अगर आप 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के तहत गैस राजस्थान में गांव गांव बोलते हैं कि हमने हर एक घर में बिजली पहुंचा दी। सर आपको पता होना चाहिए 2014 से पहले डेटा में जाइएगा, पार्लियामेंट हाउस में अगर आपके सांसद होंगे साथी, उनसे बोलिएगा कि जाके तो वहां पर तो पता करें। 2014 से पहले 87% गांव में बिजली आ चुकी थी, 13% गांव बचे थे। 2014 के बाद आपने 13% गांव में सर बिजली पहुंचाई है। फैक्ट यही है और ये ऑन द रिकॉर्ड है, हाउस के अंदर है। इसलिए वोट का मामला अलग होता है। हम भी चुनाव लड़ते हैं सर, आप भी लड़े हुए चुनाव। वोट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्या होता है, क्या माहौल बनता है, उस पर वोटिंग होता है। इसलिए वो भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता। विनय जी, ये तमाम चीजें जो अभी प्रेम जी और ऋषि जी बोल रहे थे, मेरा सवाल ये सिंपल ये है कि आज के डेट में एक चर्चा इस बात की है कि नए राष्ट्रवाद की बात हो रही है, नए राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया और देश और दुनिया में भारत की इमेज है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं, क्या लोगों को प्रभावित कर रही हैं? या फिर अभी कुछ दिनों पहले जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो आपने भी देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने भी उस पर कमेंट करते हुए कहा कि लोगों को बीजेपी की विचारधारा पे, जो हिंदुत्व की विचारधारा, उस पर यकीन हो रहा है। सही बात है। हिंदुत्व की विचारधारा, देखिए एक अभी चिंतन चल रहा है, खास करके उत्तर भारत के जो मध्य वर्ग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो हिंदुत्व की तरफ मुखातिब है और ये परिणाम से भी पता चल रहा है। लेकिन जब हेट स्पीच की जब हम चर्चा कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट 2022 में उसकी एक टिप्पणी आई थी कि न्यूज चैनल में होने वाले डिबेट हेट स्पीच फैलाने का सबसे बड़ा जरिया उन्होंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उस समय थे के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय। उन्होंने कहा था कि नफरत से टीआरपी आती है और टीआरपी से मुनाफा आता है, तो इस पर भी रोक लगना चाहिए। अगर हम भी रेगुलेट करें, टीवी चैनल के लोग या सोशल मीडिया के लोग अगर इन चीजों को नहीं दिखाए, कभी कभी क्या होता था, विधानसभा में हंगामा होता था तो हंगामा की खबर ज्यादा हम लोग
लिखते थे या लोग दिखाते थे, और जो असली मुद्दा था जब डिबेट होता था, सेकेंड हाफ, दोनों आदमी विधायक रहे हैं, सेकेंड हाफ में डिबेट होता है, तो डिबेट में बहुत अच्छा तैयारी करके अगर प्रहलाद जी आते होंगे तो पता चलता होगा इनका 4 लाइन छपा, जबकि उसको तैयार करने में, इनको भाषण तैयार करने में 1 से 2 दिन, अगर बढ़िया डिबेट तैयार करते होंगे तो 1 से 2 दिन पूरा समय लगता था, लेकिन वो खबर 4 लाइन में। और अगर किसी दिन टेबल पर चढ़ के हंगामा कर दिए तो वो खबर प्रमुखता से फ्रंट पेज पर। तो इन चीजों पर भी मुझे लगता है कि मीडिया में भी रेगुलेशन बनना चाहिए, और मीडिया में भी इस चीज को होना चाहिए भाई कि इस तरह की चीजों को हम लोग कम छापें, कम दिखाएं, क्योंकि टीआरपी मिल सकता है, हमको प्रसार संख्या मिल सकता है, लेकिन देश को बनाने के लिए मीडिया की भी इसमें भूमिका होनी चाहिए। और हेट स्पीच करने वाले नेताओं को अगर पत्रकार ही बाइकआउट करे, पत्रकार ही उन चीजों को नहीं दिखाए, उनको तवज्जो नहीं दे, तो मुझे लगता है कि वो भी बोलना थोड़ा बंद कर दे। जी, जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों पे रोक लगाने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ध्यान देना होगा और सभी को ध्यान देना होगा कि हेट स्पीच को लेकर जो है वो जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइंस को पालन करे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे कि किन कारणों से किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनय जी आपका बहुत नमस्कार।